वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का भूगोल का मॉड्यूल पेपर 6 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो हमारा पेपर होने वाला है ये 56 नंबर का होने वाला है। बाकी सारे पेपर हमारे 80 नंबर के होंगे। ये पेपर केवल हमारा 56 नंबर का ही होगा क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है। चलो आज के सवाल देख लेते हैं एक एक करके सभी सवालों को। पहला सवाल है, निम्नलिखित में आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आवास भूगोल। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करने वाली नई संकल्पना प्रस्तुत की है? तो वो जाएगा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात क्या कहलाता है? तो बच्चों वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जिस कारण से सघन बसा हुआ है वह है? तो बच्चों आंसर होगा इसका औद्योगिकीकरण। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर होता है। तो बच्चों 8 से ऊपर। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर द चावल। चावल एक रोपण फसल नहीं है। बाकी इसके अलावा जो कॉफी, रबड़ और गन्ना एक रोपण फसल है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो बच्चों 7 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 6 यानी आधारभूत उद्योग। स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वो आ जाएंगे पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोगी परिवहन तंत्र कौन सा है? तो बच्चों वो हो जाएगा पाइपलाइन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों जेनेवा के अंदर है। वृद्ध ट्रंक मार्ग होकर जाता है यानी ये कहाँ से होकर गुजरता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। देश में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है? तो बच्चों 68.8% लोग अभी भी गांवों में निवास करते हैं। जमशेदपुर किस प्रकार के नगर का उदाहरण है यानी हमें बताना है? तो ये प्रशासनिक नगर का उदाहरण है। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर सी होगा शैक्षिक नगर का यानी जो इसका आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। सॉरी इसका बी ऑप्शन है औद्योगिक नगर। अगला है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों वो नई दिल्ली के अंदर है। भारत में निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान रहता है? तो बच्चों वो विनिर्मित वस्तुओं का रहता है। बच्चों एक बार वापस देख लेना, 13वें का आंसर हमारा होगा औद्योगिक नगर। डेसिबल में किस प्रकार का मापन किया जाता है? तो बच्चों ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल यानी डीबी मात्रक के द्वारा किया जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो व्यापार कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों वो हो जाएगा सिक्किम, जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला सवाल है बच्चों, नव निश्चयवाद की संकल्पना भूगोलवेत्ता ने परिलक्षित की थी? तो बच्चों हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। जल की उपलब्धता, भू आकृति और मृदाएं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक है। बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा जलवायु। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास सूचकांक में देश सम्मिलित है। तो बच्चों देश की कितनी जनसंख्या है यानी कितनी संख्या है? 53 होगी। अगला सवाल है, वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति ला देता है? तो बच्चों इंटरनेट। इसका आंसर क्या होगा हमारा? इंटरनेट। अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में का परिणाम है? तो बच्चों वो हो जाएगा विशिष्टीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? विशिष्टीकरण का परिणाम है। बस्तियों का प्रकार निर्मित क्षेत्र के अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है? तो ये होगा बच्चों परिक्षिप्त। अगला है, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल की बस्ती का विस्तार क्या होगा बच्चों? यहाँ पर विस्तार। बच्चों 7वें का आंसर तो बच्चों यहाँ पर हमने गलत कर दिया। इस वाले के अंदर आएगा हमारा विस्तार हो जाएगा और नीचे वाला जो सवाल है यहाँ पर आएगा परिक्षिप्त आ जाएगा यहाँ पर। अगला है, अंबाला, जालंधर, महू, बम्बिना और उधमपुर नगर के उदाहरण है? तो बच्चों ये गेरीशन के किसके हो जाएंगे? गेरीशन नगर के उदाहरण है। अगला है, राष्ट्रीय
महामार्गों की लंबाई, देश में कुल सड़कों की लंबाई का कितनी होती है बच्चों? 2% होती है। बच्चों यहाँ पे आंसर देख लेना, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका विस्तार होगा और जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका परिक्षिप्त होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी ये भी हमें बच्चों टोटल जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इनकी संख्या हमसे 9 होने वाली है। चलो देख लेते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से कितने देश एशिया महाद्वीप में स्थित है? तो बच्चों इसमें देश की संख्या होगी, टोटल 6 देश हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दक्षिण एशिया के उन 2 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा के संबंध में कार्य किया। तो बच्चों अगर हम बात करें तो डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा, और दूसरे की बात करें बच्चों तो वो हो जाएगा हमारा प्रो अमर्त्य सेन। अगला है WTO को पूरा नाम लिखो। तो बच्चों विश्व व्यापार संगठन, क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम? विश्व व्यापार संगठन। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो बच्चों इसके अंदर टोटल 22 है। कृषि गहनता की गणना का सूत्र बताइए। तो बच्चों इसका सूत्र होगा सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र बटे में आ जाएगा बच्चों निवल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र। और साथ में बच्चों इसको किससे गुणा कर देंगे? प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बच्चों इसका होगा आंकड़ों के अधिग्रहण एवं प्रकरण की सुविधा उपलब्ध कराना। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन से हैं? तो बच्चों इसके अंदर अगर हम बात करें तो चमड़ा हो गया हमारा, उसके अलावा लुगदी हो जाएगा तथा कागज उद्योग हो जाएगा। वस्त्र उद्योग भी इसी का ही पार्ट है। और साथ ही हम बात करें तो बच्चों रसायन उद्योग, अंतिम बात हो जाएगी हमारा रसायन उद्योग। इनके द्वारा जल प्रदूषण ज्यादा होता है। वस्तु विनिमय क्या है? तो मुद्रा के बिना वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी मुद्रा के बिना केवल वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से लेना देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बच्चों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके आंसर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। अगला सवाल है, आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है? तो नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रकृति एवं मानवीय क्रियाओं के मध्य एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। यह संकल्पना हमें बताती है कि किसी प्रदेश के विकास की योजना प्रकृति के साथ सामंजस्य या समन्वय करते हुए बनानी चाहिए, अन्यथा हमें कई पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इससे पर्यावरण को हानि पहुंचेगी। कृषि क्या है? इसके प्रकार हमें बताने हैं। तो कृषि वह कार्य है जिसमें फसलों उत्पादन का कार्य किया जाता है, अर्थात फसल बोना, सिंचाई करना, फसल काटना, अन्य उत्पादन करना। तो बच्चों प्रकार निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती, उद्यान कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। ये क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके भाग हो जाएंगे। अगला है औद्योगिक ध्रुव से क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। एक प्रौद्योगिक ध्रुव एक संकेंद्रित क्षेत्र के भीतर अभिनव प्रौद्योगिकी व उद्योगों से संबंधित उत्पादन के लिए नियोजित विकास है। प्रौद्योगिक ध्रुव में विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी पार्क, विज्ञान नगर, साइंस सिटी तथा दूसरी उच्च तकनीकी उद्योग सकल शामिल किए जाते हैं। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कि उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो वे सेवाएं जो नवीन तथा वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नवीन प्रौद्योगिकीकरण के मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, पंचम क्रियाकलाप कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा छठे का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार उसको देख लेते हैं बच्चों। मॉडल नंबर 6 का जो क्वेश्चन होगा हमारा वो यहाँ पर होगा कि पंचम क्रियाकलाप क्या है? पंचम क्रियाकलाप क्या है और उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा
प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होता ही पंचम क्रियाकलाप कहलाता है। प्राय स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उप विभाग है, जो कि वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुशासन वैज्ञानिकों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं आदि की विशेष और उच्च वेतन वाले कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। हरित क्रांति की उपलब्धियां क्या है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, हरित क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न प्रकार है। कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशियों का उपयोग शुरू करो। दूसरा है सिंचाई की सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार करना। मेक्सिको से गेहूं, फिलीपींस से चावल के अधिक उपज देने वाले बीज भारत लाए गए। कृषि आधारित उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग के विकास को प्रोत्साहन किया गया। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। कृषि यंत्रों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन मिला। भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के कोई 3 दुष्परिणाम बताइए। तो भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के कारण कई दुष्परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। अत्यधिक उपयोग के कारण कुछ राज्यों में इसका स्तर नीचा हो गया। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। पश्चिमी बंगाल व बिहार के कुछ भागों में अत्यधिक भूमिजल उपयोग के कारण संख्यों के संकेंद्रण की वृद्धि हो रही है। अगला सवाल है बच्चों, पतन और पोत्राश्रय में कोई 3 अंतर बताइए। तो बच्चों सबसे पहले हम दोनों के बीच टेबल बना के देख लेते हैं। पतन और पोत्राश्रय, जहां पर जहाजों का सामान चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं होती है वो पतन कहलाता है। जहां पर जहाज लहरों तथा तूफान से सुरक्षा प्रदान करते हैं पोत्राश्रय कहलाते हैं। यह प्राय अपनी पृष्ठभूमि से रेलों तथा सड़कों पर जुड़े हुए होते हैं। पोत्राश्रय में एक विशाल क्षेत्र में जहाजों के आगमन की सुविधा होती है। पतन व्यापार के द्वार कहलाते हैं। यहाँ स्थल समुद्री भाग आपस में मिल जाते हैं। पोत्राश्रय में स्थल भाग समुद्र से नहीं मिला होता है। अगला सवाल है, भारत में नगरीय अपशिष्ट का निपटान किस प्रकार किया जाता है। तो नगरीय अपशिष्ट निपटान, नगरीय अपशिष्ट को कूड़ा, कटान, रद्दी, गद्दी, कबाड़ भी कहा जाता है। इसकी प्राप्ति 2 स्रोतों से होती है, घरेलू प्रतिष्ठानों से तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थानों पर डाला जाता है, जबकि औद्योगिक या व्यवसायिक इकाइयों के कचरे का संग्रहण एवं निपटान जन सुविधाओं के द्वारा निचली सतह पर सार्वजनिक जमीन पर निस्तारित किया जाता है। खंड स है बच्चों, जिसके अंदर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। निपटाए गए 9 भार के अनुसार पतनों के कारण बताइए। अथवा का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोत्राश्रय तथा पतन होते हैं। इनके पतनों के द्वारा जहाजों, माल, यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को ले जाते हैं। पतनों द्वारा निपटाए गए 9 भार तथा विशिष्टीकृत कार्यकल्पनाओं के आधार पर पतनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। औद्योगिकीकृत पतन, इस प्रकार के पतन थोक 9 भार के लिए विशेषीकृत होते हैं, या अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इस प्रकार के पदार्थ। वाणिज्यिक पतन, इस प्रकार के पतन 9 बार संवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं पर निपटान करते हैं। इसके साथ ही ये पतन यात्री यातायात का भी प्रबंधन करते हैं। विस्तृत पतन, इस प्रकार के पतन बड़े परिमाण में सामान्य 9 भार का थोक में प्रबंध करते हैं। संसार के अधिकांश महान पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अगला सवाल है बच्चों, अथवा का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंदिता की ओर उन्मुख होता है। विश्व में जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है। संसाधन नष्ट होने की दर उनके पुनर्भरण की दर से तीव्र है। संसाधनों के व्यापक उपयोग के फलस्वरूप समुद्री जीवन की तीव्रता से नष्ट हो रहा है। वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। नदी बेसिन निजी पेयजल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। तेल, गैस खनन, औषधि विज्ञान, कृषि व्यवसाय संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हर कीमत पर अपने कार्य को बढ़ाए रखते हैं। बहुराष्ट्रीय नियमों के कार्य करने की पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानकों का अनुसरण नहीं करती। यदि संगठन केवल लाभ बनाने की तरफ उन्मुख रहते हैं और पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो भविष्य के लिए इन्हें गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। अगला है, भारत में भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकास करना क्यों आवश्यक है, समझाइए। अथवा का सवाल है, भूमि सुधारों की कमी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में नीवल बोए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं बहुत ही सीमित है। इस प्रकार वर्तमान में भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकास सर्व प्रमुख आवश्यकता है। भूमि बचत प्रौद्योगिकी की मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
वह प्रौद्योगिकी जो प्रति इकाई भूमि में बोई गई फसल विशेष की उत्पादकता को बढ़ाए। वह प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ग में गहन उपयोग से बोई जाने वाली सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ाए। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सीमित भूमि से भी उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ श्रमिकों की मांग में भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। भारत जैसे देशों में कृषि भूमि की कमी है परंतु श्रम की अधिकता पाई जाती है, अतः ऐसी स्थिति में फसल गहनता की आवश्यकता भू उपयोग के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं भी कम करने के लिए आवश्यक है। अथवा का सवाल था, भूमि सुधारों की कमी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियां महालवाड़ी रेतवाड़ी जमींदारी प्रथा से भी जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दे दी गई परंतु यह सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। अधिकतर राज्य सरकारें राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में असक्षम रही। भूमि सुधारों को लागू न होने के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा जिसके कारण कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 14, प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक विकसित हो क्यों? अथवा का सवाल है, पंजाब हरियाणा राज्यों में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है परंतु यहाँ भूजल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करें तो पहला सवाल का आंसर होगा भारत के उत्तरी विशाल मैदान मूलतः गंगा सतलज नदी बेसिन में स्थित है। इस बेसिन में मुख्यतः रंध्र युक्त कोमल चट्टान व जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, अतः इस क्षेत्र में जल की आसानी से रिस कर नीचे चले जाने के कारण भूगर्भिक जल की उपलब्धता अधिक है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत में चट्टानों में धरातल की प्रधानता है जिस कारण जल रिसाव बहुत ही धीमी गति से होता है। भूमिगत जल की अधिकता के कारण उत्तरी विशाल मैदानों में कुएं नलकूप की भी अधिकता है जिस कारण सिंचाई आसानी से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में नित्यवाही नदियों की उपस्थिति के कारण नहरी तंत्र की विकसित है जो सिंचाई में सहायक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में मौसमी नदियों तथा धरातीय जल की कमी के कारण सिंचाई अपेक्षाकृत कम विकसित है। अथवा का उत्तर है, चूंकि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की तुलना में अधिक होती है और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था से बहुफसलीकरण भी संभव है। इसी कारण पंजाब हरियाणा राज्य में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। इन राज्यों में मूलतः चावल और गेहूं की कृषि की जाती है जो सिंचाई के अभाव में संभव नहीं है। इन राज्यों में गंगा सतलज बेसिन में स्थित होने के कारण यहाँ भूजल की उपलब्धता अधिक है। इसी प्रकार पंजाब के निवल क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1%, हरियाणा का 51.3% भाग कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। इस प्रकार यह राज्य अपने संभावित भूमजल के एक बड़े भाग का उपयोग सिंचाई के अंतर्गत करते हैं, जिस प्रकार इस राज्य में भूमजल के स्तर में कमी आ रही है। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 निबंधात्मक प्रश्न है। विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पतनों का वर्गीकरण कीजिए तथा पतन के दो उदाहरण दीजिए। अथवा का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो बच्चों विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, इसके आधार पर पतनों को निम्नलिखित प्रकारों में अंतर्गत विभाजित किया गया है। तेल पतन, ये पतन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करता है। इसमें से कुछ टैंकर पतन तथा कुछ तेल शोधन पतन है। वेनेजुएला में माराकार्बो, ट्यूनीशिया में एस्पखीरा तथा लेबनान में त्रिपोली टैंकर पतन है, जबकि पर्शिया की खाड़ी में अबादान एक तेल शोधन पतन है। मार्ग पतन या विश्राम पतन, ये इस प्रकार के पतन है जो कि मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। यहाँ पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लाने के लिए लंगर डाला करते थे। बाद में ये वाणिज्यिक पतनों के रूप में विकसित हो गए। अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण है। पैकेट स्टेशन, इनको फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि ये जलीय क्षेत्र में आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं तथा इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में एलाइस पतन, आंथ्रोपो पतन, ये एक तरण केंद्र है जहां विभिन्न देशों में निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। सिंगापुर एशिया के लिए एक अपत्रो पतन है। रोटरडम यूरोप के लिए, कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंथ्रोपो पतन है। नौसेना पतन, ये केवल सामरिक महत्व के पतन है। ये पतन युद्धक जहाजों की सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत
कार्यशालाएं चलाते हैं। भारत में कोची तथा कारवाड़ इस प्रकार के पतन है। अथवा का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन के वैश्वीकरण का परिणाम है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाए तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता तथा हस्तांतरीकरण के लिए सिद्धांतों पर आधारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अधिक विभिन्नता नहीं मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विश्व के कुछ विकासशील देशों में परमाणुस्तोलन के कार्य से एक और लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, वहीं दूसरी ओर परमाणुस्तोलन करने वाले देशों को पर्याप्त पूंजी की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, कुछ देशों में कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है, जबकि कुछ देशों में उन वस्तुओं एवं सेवाओं की कमी होती है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करने वाले देश इन वस्तुओं सेवाओं का निर्यात दूसरे अल्प उत्पादित देशों में करने लगते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदार शेष वस्तुओं तथा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विदेशी संबंधों में उल्लेखनीय सुधार होता है, जिससे देशों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास होता है। आयातित उत्पादों तथा सेवाओं के द्वारा आयात करने वाले देश की जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार आता है, जबकि निर्यात करने वाले देशों को निर्यात के बदले भारी मात्रा में पूंजी प्राप्त होती है। इस पूंजी से निर्यात करने वाले देश आर्थिक विकास को प्रगति प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न राष्ट्रों में उत्पादन के या सेवाओं के उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को बल मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होते हैं, वरन ये विश्व शांति तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। अथवा का सवाल है, भारत में तिलहन फसलों के उत्पादन तथा वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय कृषि का उद्देश्य मात्र जीविकोपार्जन था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना है। इस हेतु सरकार ने कृषि गहनता को बढ़ाना, व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसल उगाना, कृषि योग्य प्रति बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना जैसे उपाय अपनाए। यदि प्रारंभ में इन उपायों से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो जाने के कारण गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किए गए, परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकाल पड़ने से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। इसके बाद कृषि विकास हेतु निम्न उपाय अपनाए गए। अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का उपयोग करना। देश में कृषि में एक मौलिक और मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए हरित क्रांति नामक एक नवीन कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके तहत गेहूं, मैक्सिको, चावल, फिलीपींस की अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत किस्मों को रासायनिक खाद के साथ सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों जैसे हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में बोया गया। हरित क्रांति के खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। कृषि जलवायु नियोजन। चूंकि प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी, अतः इससे कृषि विकास में आई प्रादेशिक असमानता को दूर करने के लिए 1988 में योजना आयोग ने कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इससे कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया गया। उदारीकरण नीति और उन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था। 1990 के दशक के उदारीकरण नीति तथा उन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि विकास के क्षेत्र में नवीन आयामों का सूत्रपात हुआ। अथवा का सवाल है, तिलहनों की कृषि मुख्यतः खाद्य तेल निकालने के लिए की जाती है। देश में मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग तथा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, रायलसीमा प्रदेश मुख्य तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में कुल कृषिगत भाग के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलों की कृषि की जाती है। देश के तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी फसलों को सम्मिलित किया गया है। पहली फसल है हमारी बच्चों मूंगफली। भारत विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। 2018 यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र में बोई जाती है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तमिलनाडु में जहाँ भी ये फसल आंशिक रूप से संचित है, वहाँ इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक, परंतु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। तोरियों तथा सरसों बहुत तेजी से तिलहन सम्मिलित है, जैसे राई, सरसों, तोरिया,
व तारामीरा आदि ये उष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य तथा उत्तर पश्चिम भाग में रबी की ऋतु में बोई जाती है। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती तथा इसके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव है, परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ उनका उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र में 2.5% भाग में ही बोई जाती है। इसके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान में उत्पादित होता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है। सोयाबीन तथा सूरजमुखी ये भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल का सांद्रण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े महाराष्ट्र के भागों में है। देश के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इनका उत्पादन अधिक है। अगला सवाल है, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित वाणिज्यिक अनाज कृषि देशों को दर्शाइए। तो बच्चों यहाँ पर रूस, कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य